नमस्कार साथियों, मैं दिनेश द्विज स्वागत करता हूं आपका इस शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश तथा समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश की इस अनूठी पहल में, जिसका की नाम है लर्निंग फ्रॉम होम हर घर पाठशाला। आई होप कि आप इस लर्निंग सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सीखने का क्रम। नमस्ते सर, आज मेरे हाथ में चोट लग गई और बहुत सारा खून भी बह निकला। यह खून या रक्त क्या है सर? क्या यह भी कोई ऊतक है? बहुत अच्छे बेटा, जितनी गहराई से हम किसी भी बात का निरीक्षण करते हैं और अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार उसमें नए प्रश्न ढूंढते हैं तथा उन उत्तरों की खोज करते हैं, यही विज्ञान को जन्म देने की प्रक्रिया है, कला है। चलो आज हम एक नए ऊतक के बारे में ज्ञान हासिल करें। इस ऊतक का नाम है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। प्यारे दोस्तों, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। चलो सबसे पहले हम यह समझ लें कि संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो किस तरह की होती हैं। संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं और इसकी कोशिकाएं अंतरकोशिकीय अधात्री यानी मैट्रिक्स में धसी होती है। यह मैट्रिक्स जेली की तरह तरल हो सकता है, सघन हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। इस ऊतक का मुख्य कार्य हमारे शरीर को सपोर्ट करना है और अलग अलग अंगों को आपस में जोड़ने का काम भी यही ऊतक करता है। समझने की दृष्टि से हम इस ऊतक को 4 भागों में विभक्त करते हैं। नंबर 1, फ्लूइड टिश्यू, जिसे हम द्रव ऊतक या संवहन ऊतक भी कहते हैं। नंबर 2, स्केलेटन टिश्यू, जिसे हम अस्थि ऊतक भी कहते हैं। नंबर 3, एरियोलर ऊतक और नंबर 4, एडिपोज टिश्यू या वसा में संयोजी ऊतक। चलो इन चारों तरह के ऊतक को एक एक करके विस्तार से समझें और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लूइड टिश्यू यानी द्रव ऊतक या संवहन ऊतक की। इस ऊतक में हम रक्त का अध्ययन करते हैं क्योंकि रक्त ही हमारे शरीर का फ्लूइड टिश्यू है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कार्य की। रक्त हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त शरीर में विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन गैस को पहुंचाता है तथा विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित करके फेफड़ों तक पहुंचाता है। शरीर में पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य है, जो संवहन का कार्य है, वो भी रक्त ही करता है। तुम्हें पता है हार्मोन के संवहन में भी रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हाँ, शरीर की जैव प्रक्रियाओं के कारण हमारा शरीर बहुत सारे विषैले उत्सर्जी पदार्थ उत्पन्न करता है। इनके संवहन की जिम्मेदारी भी रक्त के ही जिम्मे है। चलो अब बात कर लेते हैं रक्त किस किस चीज से मिलकर बना होता है, मतलब रक्त को हम अध्ययन की दृष्टि से किस तरह बांट सकते हैं अपनी आसानी के लिए। जो रक्त है उसमें एक तरल अधात्री यानी मैट्रिक्स होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और हाँ, इस प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। निलंबित मतलब सस्पेंडेड रहते हैं, इसमें बिखरे पड़े रहते हैं। चलो अब थोड़ी बात कर लेते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। सबसे पहले आरबीसी को समझें। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। आरबीसी में एक लाल रंग का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन के संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आओ अब बात कर लें डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। यही तो है हमारे शरीर के सैनिक दोस्तों। यही सफेद रक्त कणिकाएं हमारे शरीर को सूक्ष्म जीवों के आक्रमणों से बचाती है। इससे पहले कि हम रक्त के अंतिम भाग की बात करें, बेटा मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें चोट लगी थी तो क्या रक्त घंटों तक लगातार बहता रहा? नहीं सर, कुछ देर रक्त निकलने के बाद
जो रक्त है, जो खून है, वो जम सा गया था और रक्त का बहना बंद हो गया था। बहुत अच्छे बेटा, यह सब रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स के कारण हुआ। यह रक्त का थक्का जमाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य करता है। चलो अब संयोजी ऊतक के दूसरे ऊतक की बात करें, जिसे हम अस्थि ऊतक कहते हैं। तुम्हें पता है हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है? किसकी सहायता से हम गति कर पाते हैं? अरे यह अस्थि ऊतक ही तो है। अस्थि ऊतक हमारे शरीर में अस्थि पंजर का निर्माण करता है। यह अस्थि पंजर हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। यह अस्थि ऊतक हमारी मांसपेशियों को तथा शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा देता है। यह हमारे शरीर का बहुत मजबूत तथा कठोर ऊतक होता है। अस्थि ऊतक को अध्ययन की सुविधा के लिए हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 अस्थि बोन्स, नंबर 2 स्नायु या लिगामेंट, नंबर 3 कंडरा जिसे हम अंग्रेजी में टेंडन कहते हैं, और नंबर 4 उपास्थि जिसे हम विज्ञान की भाषा में कार्टिलेज कहते हैं। आओ अब बारी बारी करके इनके बारे में एक आधारभूत सी जानकारी ले लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं बोन की या अस्थि की। यह हमारे शरीर में अस्थि पंजर का निर्माण करती है, जो हमारे शरीर को सहारा देता है तथा आकार भी प्रदान करता है। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस नाम के तत्वों से बनी होती है। चलो अब अगले संयोजी ऊतक की बात करें, जो है स्नायु या लिगामेंट। इसे हम अस्थि बंधन तंतु भी कहते हैं। तुमने कभी सोचा कि 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये 2 अस्थियां एक दूसरे से जिस पदार्थ के द्वारा जुड़ी होती है उसे हम लिगामेंट या स्नायु कहते हैं। यह ऊतक बहुत ही लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु ऊतक में मैट्रिक्स बहुत कम होता है। चलो अब अस्थि ऊतक के तीसरे भाग की बात करें, जिसे हम टेंडन या कंडरा ऊतक कहते हैं। हमारी मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम जो ऊतक करता है उसे हम टेंडन या कंडरा कहते हैं। यह रेशेदार ऊतक है। यह बहुत मजबूत होता है, परंतु इस ऊतक में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सीमित होती है। चलो अब अस्थि ऊतक के अंतिम भाग कार्टिलेज की बात कर लेते हैं। उपास्थि या कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसमें कोशिकाओं के बीच काफी स्थान होता है। इस ऊतक की जो अधात्री है मीन्स मैट्रिक्स है, वो प्रोटीन तथा शर्करा का बना होता है। यह अस्थि के जोड़ों को चिकना बनाता है। यह उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। और हाँ, तुम्हें अनुभव तो है ही ना कि हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे कान में भी यह कार्टिलेज मौजूद है। क्या तुमने कभी सोचा कि हम कान के उपास्थि को आसानी से मोड़ लेते हैं, परंतु हाथ की अस्थि को नहीं? इस बारे में सोचना और कमेंट करके मुझे बताना कि ऐसा क्यों होता है। अब तक हमने संयोजी ऊतक के 2 भागों की बात कर ली, रक्त तथा अस्थि ऊतक की। अब तीसरे ऊतक की बात करते हैं। तीसरे ऊतक की बात की समझ को बनाना शुरू करते हैं। तीसरे ऊतक को हम नाम देते हैं एरेओलर संयोजी ऊतक। इस ऊतक का मुख्य कार्य अंगों के भीतर की खाली जगह को भरना तथा आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करना है। और हाँ, यह ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता प्रदान करता है। और अगर हम शरीर में इसके स्थान की बात करें तो यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर, नसों में और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में पाया जाता है। अब हम आज की इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। चलो बात कर लेते हैं वसामय ऊतक की, एडिपोज टिश्यू की। वसा हमारे भोजन का एक प्रमुख अंग है। क्या तुमने कभी सोचा है यह हमारे शरीर में कहाँ संग्रहित होती है? सोचो जरा। वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक
हमारी त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। यह हमारे हृदय के चारों ओर भी पाया जाता है और हाँ, यह हमारे मस्तिष्क को भी चारों ओर से कवर करता है। यह हमारे आई बॉल में भी होता है। यह तो थी बात कि यह ऊतक कहाँ पाया जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं इसके कार्य तथा संरचना की। इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मा के कुचालक का काम करता है और हमारे शरीर को सर्दी से बचाता है। जितनी वसा तुम्हारे शरीर में ज्यादा होगी, यानी जितनी चर्बी ज्यादा होगी, उतनी तुम्हारे शरीर को ठंड कम लगेगी। चलो अब तक हमने जो समझा उस सब को हम एक फ्लो डायग्राम की सहायता से उसका रिवीजन कर लें। रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अपनी समझ को परिपक्व करने के लिए। तो ये रहा स्क्रीन पर अब तक समझी गई बातों का मेमोरी डायग्राम। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं होमवर्क की। प्यारे बच्चों, होमवर्क बहुत जरूरी होता है। होमवर्क से ही तो हमें पता लगता है कि हम कितना सीख पाए। ये होमवर्क ही तो है जो हमारी समय प्रबंधन की स्किल को भी बढ़ाता है। होमवर्क करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है और तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें जिंदगी की मुश्किलों को हल करने में मदद करती है। तो आप सब होमवर्क जरूर करें। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क आप लोगों की स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।